नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 16 नवंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत लाभ लेने वाले व्यक्ति द्वारा डाकघर में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत 15 लाख धनराशि जो है 1,000 से लेकर के 15 लाख रुपए तक की धनराशि जमा की जाती थी अभी तक, लेकिन अभी तो क्या हो गया है, इसको इंक्रीज करके 30 लाख कर दिया गया है। तो इसका आंसर इसमें डी हो जाएगा। अब ये जो बचत योजना थी ये 60+ वाले जितने भी उम्र के लोग थे, तो 60+ की आयु वाले जो भी लोग थे उनके लिए, या फिर 55 साल पर रिटायर्ड होने वाले, 55 साल पर रिटायर होने वाले जो भी आदमी थे या जो भी लोग थे उनके लिए ये योजना थी। अब इसको बढ़ा दिया गया है, इसका जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। ये योजना 2004 में स्टार्ट हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा, और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जैसे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को यह योजना, इस योजना के माध्यम से वो खाता खोल सकता था डाकघर में, और डाकघर में जब ये खाता खुलता था तो उसमें उस व्यक्ति के कोई भी परिवार का अन्य व्यक्ति उस खाते को नहीं खोल सकता था। लेकिन अभी क्या आया था, अभी क्या हुआ है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है रिटायरमेंट एज के बाद, तो वो उसको जो है खाता खोलने का ड्यूरेशन था 1 महीने का, अब ये खाता खोलने का ड्यूरेशन था 1 माह का, कि 1 माह के अंदर उसको खाता खोलना होता था, लेकिन अब ये 3 माह तक हो गया है। और दूसरी चीज़ है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को यह अधिकार दिया गया है, पत्नी को, कि वह भी खाता खोल सकती है। इस पर 8.2% का ब्याज मिलता है, और इसमें जितने भी बैंक्स हैं, डाकघर में ही नहीं बल्कि बैंक्स में भी ये खाता खोला जा सकता है इस स्कीम के तहत, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत। और इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर रहता है, 5 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है कि 5 साल तक धनराशि इसमें जमा होती है और उसके बाद में निकाल लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि सरकारी कर्मचारी है, उसकी मृत्यु के बाद में उसका जीवन साथी जो है या उसकी पत्नी जो है वो इस खाते को खोल सकती है। बाकी ड्यूरेशन मैंने बता ही दिया है। तो पहले ये 15 लाख तक का था, अब ये 30 लाख का है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में केशव महाराज ने मोहम्मद सिराज को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह किस देश के खिलाड़ी है? अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो है फाइनल में पहुंच चुका है, और इंडिया के बॉलर थे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज फर्स्ट पोजीशन पे थे बॉलिंग में, अभी ये सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। फर्स्ट पोजीशन पे जो है केशव महाराज आ गए हैं, और ये केशव महाराज जो है ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। दक्षिण अफ्रीका के साथ इनका मैच था आज, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल होगा। तो फाइनल मैच में इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया भिड़ेगी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ये मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। बैट्समैन की रैंकिंग को अगर लें तो बैट्समैन की रैंकिंग में आईसीसी जो रैंकिंग है उसमें शुभमन गिल, जैसा कि हम लोग को पता है शुभमन गिल फर्स्ट पोजीशन पर है
832 पॉइंट्स लेकर के। सेकंड पोजीशन पर बाबर आजम है और थर्ड पोजीशन पर क्विंटन डिकॉक है। क्विंटन डिकॉक, बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी है और क्विंटन डिकॉक ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है। बाबर आजम के पॉइंट हैं 824 और क्विंटन डिकॉक के पॉइंट हैं 773। फोर्थ पोजीशन पर विराट कोहली हैं 772 पॉइंट्स को लेकर के विराट कोहली, और फिफ्थ पोजीशन पर रोहित शर्मा है, उनके पॉइंट्स हैं 760। बॉलिंग में भी इसी तरह से फर्स्ट पोजीशन पर केशव महाराज आ गए हैं, सेकंड पे मोहम्मद सिराज है, थर्ड पोजीशन पर एडम जंपा है और फोर्थ पर जसप्रीत बुमराह और फिफ्थ पर कुलदीप यादव है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा? 2025 तक कहा गया है वुड मैकेंजी रिपोर्ट के द्वारा। ये नवीनतम रिपोर्ट जो है ये उत्पादन क्षेत्र के रूप में साउथ ईस्ट एशिया से जो रिलेटेड कंट्रीज है उनके बारे में निकाली गई है, और इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो 200 गीगावाट से अधिक की क्षमता की पावर जनरेशन करेगा, और इसमें बेसिकली ये जो पावर जनरेशन होगी वो सोलर पावर जनरेशन के लिए बोला गया है फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। इस समय 37 गीगावाट पर की प्रोडक्शन है इंडिया में, और इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए 60 गीगावाट की सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा इंडिया आने वाले 2025 में। 2022 का ये फिगर है कि 2022 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 200 गीगावाट की इसकी क्षमता हो गई है, 2025 तक हो जाएगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसके द्वारा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 तक इंडिया जो है वो 70 गीगावाट सोलर एनर्जी पावर को क्रॉस कर देगा। 90% सोलर एनर्जी जो है वो 5 कंट्रीज में है इस समय, तो वो 5 कंट्रीज में नंबर 1 पर चाइना है, जिसमें चाइना का जो टोटल बाजार है वो उसका 80% प्रोडक्शन वो चाइना में होता है। सेकंड पोजीशन पर वियतनाम है, थर्ड पोजीशन पर इंडिया है जो मात्र 3% ऑफ विश्व के सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वियतनाम 5% पर है, और उसी के साथ चौथे नंबर पर मलेशिया है और 5वें नंबर पर थाईलैंड है। वैश्विक सौर विनिर्माण बाजार में टोटल भारत की हिस्सेदारी जैसा कि मैंने बताया 3% है। ये टोटल जो रिपोर्ट है ये वुड मैकेंजी द्वारा दी गई रिपोर्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये 16 नवंबर 2023 को हाल ही में मनाया गया, और इसमें बेसिकली सहिष्णुता दिवस पर पहली बात जो है वो है संस्कृति, परंपरा, तीसरे पोजीशन पर है भाषा, चौथा जातीयता, और 5वां कला। इन 5 चीजों का भंडार अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2023 माना गया है। अब हमारे देश में जिस तरह से संस्कृति की विविधता है, भाषा की विविधता है, अलग अलग जातियों का समूह है,
और कला के क्षेत्र में भी भारत में उत्तर में नागर शैली की कला है, दक्षिण में द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है। कला और संस्कृति को लेकर भी प्रत्येक प्रदेश अलग अलग रूप में जाने जाते हैं। तो यही इतना सब कुछ वेरिएशन होने के बावजूद भारत में सहिष्णुता है। इसी को लेकर के दुनिया में जो भी असहिष्णुता व्याप्त है वो संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि को लेकर के है, लेकिन यहाँ पर भारत में ये असहिष्णुता का नाम भी नहीं है और विभिन्न परंपराओं को लेकर के, विभिन्न संस्कृति को लेकर के, विभिन्न भाषाओं को लेकर के भारत सहिष्णुता से व्याप्त देश कहा गया है। तो सहिष्णुता के सिद्धांत जो थे उनकी घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनेस्को के द्वारा 16 नवंबर को 1995 में सहिष्णुता सिद्धांतों की घोषणा की गई और उसी दिन सहिष्णुता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। किस देश ने 14 घंटे में 800 भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है? आइसलैंड में 14 घंटे के अंतराल में 800 भूकंप आए हाल ही में और इससे वोल्केनिक इरप्शन होने का खतरा बढ़ गया, जिसके कारण से वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो 14 घंटे के अंतराल में 800 झटके भूकंप के लगे उस देश में, आइसलैंड में। और जो केंद्र रहा इसका, जो एपी सेंटर रहा, तो एपी सेंटर ये रेक्सेंस प्रायद्वीप में रहा है, जो कि ग्रिंडाविक जगह है, वहां पे इसका एपी सेंटर रहा है। और ग्रिंडाविक शहर को जल्द से जल्द खाली करने के लिए लोगों को कहा गया है और नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने कहा है कि भूकंप के लगातार झटकों के बाद ऐसी आशंका है कि ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। तो शुक्रवार को मध्य रात्रि को ये 800 झटके दर्ज किए गए 14 घंटे के अंतराल में आइसलैंड में। आइसलैंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन से ऊपर की तरफ जाएंगे जब नॉर्दर्न साइड में, तो आइसलैंड और उसके बगल में इधर डेनमार्क और ग्रीनलैंड पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है बनेगा? भारत का पहला राज्य जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करेगा वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य स्वयं को घोषित किया है और लैंगिक समानता और कानूनी एकरूपता को देखते हुए इसको विशेष सत्र बुलाया जाएगा, ऐसा कहा गया है कि रिसेंटली, और उस सत्र में इस कानून को या विधेयक को पारित किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? सबसे बड़ी जो चीज है कि लैंगिक समानता यानी महिला सशक्तिकरण पर जोर, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सभी धर्मों के लिए जो भी कानून हैं वो बराबर होंगे। जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीकों से विवाह होते हैं, अलग अलग तरीकों से परंपराएं हैं वो चली आ रही हैं, वो कुप्रथाएं भी हो सकती हैं, तो उनसे निजात मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जस्टिस हैं रंजना देसाई, ये एक पैनल बनाया गया था, उसकी हेड थी, और इनके साथ में 5 सदस्यीय दल जो था, 5 सदस्यीय पैनल बोल सकते हैं इसको, 5 सदस्यीय पैनल जो था उसने एक मसौदा दिया, एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा डिसीजन लिया गया कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जिसके तहत उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता लागू होगी जहाँ पे। अब इससे क्या है कि लिविंग रिलेशन है या बहुविवाह है, बहुपति प्रथा है, उस पर प्रतिबंध लगेगा। लड़कियों की कम उम्र पर विवाह कर दिया जाता है उस पर रोक लगेगी। महिलाओं की जो विवाह की आयु 18 वर्ष है उसको बढ़ा करके 21 वर्ष करने की संस्तुति की गई है इसमें, अर्थात सुझाव दिया गया है। समान नागरिक संहिता भारत के नीति से तत्व
जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान के भाग 4 में गिवन है और आर्टिकल नंबर 44 में ये समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इसके साथ साथ तमाम धर्म हैं, जैसे भारत में विविधताएं हैं धर्मों को लेकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख या अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके समुदाय में जो मैंने बताया था कि रूढ़िवादिता है, तो रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं उन पर रोक लगेगी और साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से जो कानून होगा वो सभी के लिए बराबर होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पाई जाने वाली नई छिपकली की प्रजाति की खोज की है? एक्चुअल में मिजोरम में नई छिपकली की प्रजाति की खोज की गई है और ये प्रजाति मिजोरम का एक शहर है, उसके नाम पे साइटोडैक्टाइलस वेरेंगटेसिस, जिसको बोला जाता है वेरेंगटे बेंट टूड गेको, वेरेंगटे बेंट टूड गेको, ये शहर का नाम है और इसी प्रजाति का जो है ये शहर का नाम दिया गया है। और इसमें गेको जो सब मूल के लोग हैं मिजोरम में, गेको, उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है मिजोरम में। और विश्व में जो छिपकली हैं उनकी 335 प्रजातियां हैं और 335 प्रजातियों में 42 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं छिपकलियों की। इन 42 प्रजातियों में जो नई प्रजाति है वो मध्यम आकार की छिपकली है और इसका आकार 57.6 मिलीमीटर से लेकर के 73.6 मिलीमीटर के बीच में होता है और ये विशेष रूप से मिजोरम में पाई जाती है। तो अभी हाल ही में ये नई छिपकली पाई गई है, वेरेंगटे बेट टूड गेको। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण यूएई में स्टार्ट हुआ है और अमीरात समाचार एजेंसी है, अमीरात समाचार एजेंसी द्वारा ये स्टार्ट किया गया और इसमें जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नाह्यान, उन्होंने इसको स्टार्ट किया, इसका उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा और 3 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम जिसमें 257 ब्रांड ने भाग लिया और 172 देशों के प्रतिभागियों ने इसमें नवाचारों, स्थिरता और प्रशिक्षण के विविध संवाद के में योगदान दिया और क्रिएट स्टेज में एक सामग्री मूल्यांकन और मीडिया भविष्य और प्रमुख वितरण प्रौद्योगिकियों को कवर करने के लिए इंटरैक्टिव एक सत्र का आयोजन किया गया। तो ये ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण यूएई में ही संचालित किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये रक्षा मंत्रियों की बैठकों में ये 16 से 19 नवंबर के बीच में ये आयोजित की जाएगी इंडोनेशिया के जकार्ता में और इसमें हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे। ये 10वीं बैठक है आसियान रक्षा मंत्रियों की और इसमें
द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे देश आपस में। तो भारत की तरफ से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे और संबोधित करेंगे। ये जो ADMM है, ये आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार और सहकारी तंत्र है। ADMM डिफेंस मिनिस्टर मीट है, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीट। तो इसमें बेसिकली इस बार जो है ये इंडोनेशिया ADMM प्लस का अध्यक्ष नामित किया गया है और 2017 से लगातार इन बैठकों का आयोजन होता रहा है और इसमें जितने भी आसियान कंट्री हैं, 10 आसियान कंट्री हैं, वो सभी इसके मेंबर हैं और साथ में 8 संवाद भागीदार भी हैं। तो 8 संवाद भागीदार देशों में भारत है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, जापान है, चाइना है, अमेरिका है और न्यूजीलैंड है। जैसा कि संवाद भागीदार की बात करें तो भारत 1992 में डायलॉग्स में हिस्सा लेता रहा है तब से। तो 1992 में ये संवाद भागीदार बना था और ये जो ADMM प्लस है इसका उद्घाटन या इसका प्रारंभ 12 अक्टूबर 2010 में किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को हाथ से पकड़ी जाने वाली इग्ला-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखिए इसमें क्या है, हाथ से पकड़ी जाने वाली ये मिसाइल है, इसका नाम है इग्ला-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। रशिया के द्वारा इंडिया को ये प्रोवाइड की जा रही है और इसमें रशिया लाइसेंस के तहत भारत में ये इग्ला नाम की ये मिसाइल है, इसको प्रोडक्शन किया जाएगा, इसका उत्पादन करने की अनुमति दे रहा है रशिया। और ये मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली के माध्यम से इसको कहा जाता है, इस मिसाइल को। और इसमें क्या है, कोई व्यक्ति या चालक दल द्वारा कोई दुश्मन का विमान हो तो उसको गिराने के लिए उसको दागा जा सकता है। तो हाथ से ही ये पकड़ के इसको फेंका जा सकता है। एक तरह से तीर जिस तरह से फेंकते हैं तो उसके लिए भी धनुष की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको जो है हाथ से ही फेंका जा सकता है। और इस समय जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। याद रखिएगा, भारत जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है, हथियारों का आयातक। पहली बात। दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि रशिया जो है सबसे बड़ा इंडिया के लिए आपूर्ति करता है हथियारों का। इंडिया जो है हथियारों में सबसे ज़्यादा हथियार रशिया से ही खरीदता है। 2016 से लेकर 21 के बीच में भारत में हथियार आयात में 50% का इजाफा हुआ है या 50% की बढ़ोतरी हुई है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके अनुसार 2018 से 2022 तक के बीच में भारत के हथियारों का आयात में रूस का हिस्सा 45% था। यानी इसके बीच में मतलब रशिया से 45% जितने भी हथियार आयात किए गए उसमें 45% हिस्सा जो है वो रूस का है। यानी भारत में 45% जो है वो रूस से लिए गए, टोटल 100% अगर बात करें तो। और इन्हीं हथियारों में सेकंड पोजीशन पर फ्रांस है। तो इंडिया सबसे पहले नंबर पे रशिया से ले रहा है हथियार। तो ये रिपोर्ट जो है 18 से 22 तक ये रिपोर्ट जारी की है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और सेकंड पोजीशन पे फ्रांस है जिससे इंडिया हथियार लेता है।
वो है 29% पर है। और थर्ड पोजीशन पे जो है वो यूएसए है, जिसमें 11% हिस्सा जो है वो यूएसए का है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? डायना एडुल्जी ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले को टोटल 3 लोग हैं अभी इस वर्ष 2023 में। पहला नाम है वीरेंद्र सहवाग का, सहवाग। दूसरा नाम है डायना एडुल्जी का, और तीसरा नाम है जो इम्पोर्टेंट है श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिकेटर रहे हैं अपने टाइम के अरविंद डिसिल्वा। इंडिया श्रीलंका के वाइस कैप्टन भी थे जब श्रीलंका जो है 1996 में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था, उस समय ये वाइस कैप्टन थे। तो डायना एडुल्जी ये इंडिया की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और 110वें नंबर पर डिसिल्वा को शामिल किया गया है, उसमें 110वां नंबर डिसिल्वा का है, 111वां नंबर ये एडुल्जी का है और 112वां नंबर सहवाग का है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम जो है ये किसी के भी जो क्रिकेटर है उसके शानदार इतिहास है, जैसे दिग्गज क्रिकेटर रहा है और उसकी उपलब्धियां रही हैं क्रिकेट में, तो उसको लेकर के हॉल ऑफ फेम में उसको नाम दिया जाता है। और ये 2009 में लॉन्च किया गया था हॉल ऑफ फेम। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2009 से लगातार जो है ये क्रिकेटर्स को नामित करता है। और इसका जो जैसा कि हम लोग को पता है आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो नियामक संस्था है क्रिकेट की, है ना, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई में। याद रखिएगा इसको। दुबई। और इस समय आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध भारतीय पीआरएस ओबेरॉय का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था? देखिए, ओबेरॉय होटल्स के नाम से प्रसिद्ध है, उद्योगपति थे ये। इनका निधन हुआ है 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और ये बिकी के नाम से भी जाने जाते थे, इनका लोकप्रिय नाम था बिकी। और बेसिकली ये लग्जरी होटल्स इनका के लिए जाने जाते थे। और जो ओबेरॉय 2010 में इनको होटल्स में, होटल की एक पत्रिका है कॉरपोरेट होटलियर ऑफ द वर्ल्ड, कॉरपोरेट होटलियर ऑफ द वर्ल्ड में, कॉरपोरेट होटलियर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इनको नामित किया गया था। इनका निधन हो गया है रिसेंटली। और इनके साथ साथ जो सहारा ग्रुप के हेड रहे हैं या सहारा के मालिक, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सुब्रत राय, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और सुब्रत राय जो थे ये
सारा ग्रुप के हेड थे और बेसिकली इनको हार्ट अटैक आने से, कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से इनका निधन हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। पिछले दिनों से करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये कंटिन्यू डेली आपको मिला करेगा और जो खास न्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको लेकर ही ये फोकस्ड रहेगा वीडियो। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो है वो RO का है, तो उसको लेकर के भी जो करंट अफेयर्स जो भी बनाए जाएंगे तो एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर ही बनाए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो GS तैयारी ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर उससे जो है आपको डेली की करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स हैं और साथ साथ जो डेली का करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स की क्विज़ है या टेस्ट है, वो भी आपको डेली उसमें मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल GS तैयारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें।